So hello everyone, in this video I'm going to discuss about chemical equation, which is balanced chemical equation from chapter 1 chemical reaction and equation of class 10. So in our previous video हमने डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शन को हम कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे कि दैट केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कि हम अपने केमिकल रिएक्शन को कैसे अपनी डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं, केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को किस तरह लिखा जाता है. सो ये सभी हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस पार्ट में, जो कि इम्पॉर्टेंट थे. एंड उसमें मैंने बताया भी था कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें बताई थी. या अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को. रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. रिकॉल करिए, मतलब याद करिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, जो कि आपने पढ़ा है कब, 9th क्लास में पढ़ा है. तो उसमें कहते हैं कि मास जो है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. मीन्स मास जो है वो ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉयड होता है. किसमें नहीं, ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है, केमिकल रिएक्शन में. ना ही मास क्रिएट होता है ना ही मास डिस्ट्रॉयड होता है. That is the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. Means total mass of the element, जितना मास एलिमेंट का जितना मास रिएक्टेंट की तरफ है उतना किसकी तरफ होना चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए. मतलब सिंपल शब्दों में कहूँ तो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट रिएक्टेंट की तरफ भी उतना ही होना चाहिए जितने प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए, या प्रोडक्ट की तरफ भी उतने ही होने चाहिए जितने रिएक्टेंट के तरफ होने चाहिए. मतलब दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए. फाइन. इन द अदर वर्ड, द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एटम जो है ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं हमारे केमिकल इक्वेशन में, उसमें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन. मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बोला जाए तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट होना चाहिए इक्वल, या फिर टोटल मास ऑफ द एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. ऐसा क्यों होना चाहिए, बिकॉज हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ये क्वेश्चन बनता है हमारा. तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमने पढ़ा है क्लास 9th में. क्योंकि उसमें कहा गया है कि मैटर को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं. तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व रहेंगे उन दोनों का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसके कारण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण हमें ज़रूरत पड़ती है बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. फाइन. तो अभी हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैरा में. नहीं, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है जो कि है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है, कि मतलब बताया है कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होता क्या है. तो मैं फिर से बता देती हूँ. स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जो होता है इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फॉर्मूले. मतलब ये रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, केमिकल रिएक्शन की. किसको यूज़ करके, केमिकल फॉर्मूले को यूज़ करके ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की. और एक और कंडीशन इसकी रहती है जो कि है ये दोनों अनबैलेंस होने चाहिए. मतलब बैलेंस नहीं होना चाहिए. जब आपका कोई भी इक्वेशन अनबैलेंस्ड रहेगा और वहाँ पे केमिकल फॉर्मूला यूज़ हुआ होगा, जस्ट लाइक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमने पढ़ा है, तो Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO लिखा रहेगा. एंड वी नो दैट इट इज़ नॉट बैलेंस्ड. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाँ, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ये हमारा कहलाएगा. उसके बाद ये बोला गया है इज़ द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड. क्या केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड है, 1.2. ये देखो, इट इज़ नॉट बैलेंस्ड. Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO. यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, 1 है, इधर साइड भी 1 ही है मैग्नीशियम. बट ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड 2 है, बट यहाँ प्रोडक्ट साइड जो है सिर्फ 1 है. इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ skeletal chemical equation. Fine. Let us learn about
बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, बैलेंस करने के बारे में, केमिकल इक्वेशन को किस तरह हम बैलेंस कर सकते हैं। तो द वर्ल्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एज जिंक प्लस सल्फ्रिक एसिड इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। फाइन, तो हम यहाँ देखेंगे जिंक कितना है, जिंक 1, सल्फ्रिक एसिड 1, यहाँ पे हम देखेंगे पहले उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी वर्ल्ड इक्वेशन रहेगी उसको हमें केमिकल वर्ल्ड इक्वेशन में भी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, मतलब जो भी उसका फॉर्मूला सिंबल रहेगा उससे पहले हम लिखेंगे। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो दिया गया है, पहले जिंक प्लस सल्फ्रिक एसिड इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन को हमने कन्वर्ट किया इसमें इन दी वेरी शॉर्ट फॉर्म, जिस तरह से हमें केमिकल इक्वेशन लिखना चाहिए। तो यही राइट वे था ना टू राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे देख सकते हो आप, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन इन दिस फॉर्म, दिस इज़ द राइट वे टू राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन बिकॉज इसमें हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन होती है। तो पहले हम इस तरह लिख लेते हैं, फिर हम एक 3 बॉक्स का एक टेबल बनाएंगे। तो एक तरफ लिखेंगे एलिमेंट, एक तरफ लिखेंगे LHS या फिर रिएक्टेंट साइड, एक तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट मीन्स RHS साइड या फिर प्रोडक्ट साइड। एलिमेंट जितने भी एलिमेंट इसमें हैं, जस्ट लाइक Zn है, H है, SO है, तो 3 S है एंड O है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, द 4 एलिमेंट्स। फाइन, तो हम 1 बाय 1 करके इसे लिख लेंगे। Zn मीन्स जिंक, H फॉर हाइड्रोजन, S फॉर sulfur and O for oxygen. Fine. After that we see that कि Zn क्या रिएक्टेंट साइड में Zn कितना है, ओनली 1, क्योंकि यहाँ पे एक 2 तो दिख नहीं रहा है हमें रिएक्टेंट साइड में जिंक का कि कितनी क्वांटिटी है, एक ही है। एलिमेंट कितना है जिंक का, एक ही है, और प्रोडक्ट साइड में भी एक ही दिख रहा है। मगर यहाँ पे हाइड्रोजन जो है कितना है, रिएक्टेंट साइड 2 है एंड प्रोडक्ट साइड कितना है, 2 है। एंड यहाँ पे भी सल्फ्रिक एसिड 1 है, सॉरी सल्फ़र 1 है एंड प्रोडक्ट में भी सल्फ़र 1 है, O भी 4। तो यहाँ पे हमें क्या करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड, मीन्स दिस वी कैन से दैट दिस केमिकल इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। इट्स सिंपल। तो अब नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन को हम ट्राई करते हैं, विच इज़ Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। Fe क्या है, आयरन है हमारा, फाइन, एंड H हाइड्रोजन एंड O ऑक्सीजन, एज यू ऑल नो दैट। तो फर्स्ट स्टेप क्या है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन को, कि पहले हम एक बॉक्स को ड्रॉ करेंगे अराउंड ईच फार्मूला, जितने भी फॉर्मूले हैं उसको मतलब एक बॉक्स के अंदर रखेंगे जो भी फॉर्मूला है, और हम उसे चेंज नहीं करेंगे एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स वाइल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। मतलब हम कोई भी चीज़ जो है चेंज नहीं करेंगे जब हम केमिकल इक्वेशन जो है कर रहे हों, मतलब केमिकल इक्वेशन बना रहे हों या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हों, तो हम कोई भी चेंज इसमें नहीं करेंगे उस बॉक्स में। फाइन, बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है। स्टेप 2, जैसा कि मैंने बताया, एलिमेंट्स लिख लो, RHS और LHS साइड लिख लो जो, और फिर उसको देखो Fe1 यहाँ पे भी 1 है, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ कि प्रोडक्ट साइड में Fe मतलब आयरन कितना है, 3 है, एंड H क्या हाइड्रोजन कितना है इधर साइड, 2 है, एंड प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 है, तो इट्स इक्वल। बट यहाँ पे ऑक्सीजन देखेंगे रिएक्टेंट साइड में तो कितना है, ओनली 1, एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड कितना है, 4, सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, कहाँ गया, या। तो स्टेप 3 पे हम देखते हैं कि इफ़ इट इज़ ऑफ्टन convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. It may be reactant of product. In that compound, select the element which has maximum number of atom. मतलब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, फर्स्टली मैं आपको सिंपली बता दूँ तो क्या करना है, ये इतना लंबा, बहुत लंबा ये पूरा प्रोसेस है
सिंपली अगर मैं बताऊँ तो ये जो इसी के थ्रू, ये जो स्टेप सेकेंड है, इसी के थ्रू हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कि क्या करना है, हमें देखना है कि कितना किधर साइड कितना है, और हम यहाँ पे एक बार अपने माइंड सेटअप कर लेंगे कि कितने से कितने को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। जैसे लाइक यहाँ पे देखो इनिशियल कितना है, ये 1 मिनट, ये यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से आयरन को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड 4 से किसको मल्टीप्लाई कर दिया, H2O को, और Fe3O4 कैसे इसने किया, कैसे किया गया है ये मैं बताती हूँ। दैट Fe यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 3, तो इक्वल करने के लिए हमें 1 को 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, जो कि हम कर देंगे 3 से मल्टीपल, तो मीन्स आयरन का दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन को ऑलरेडी इक्वल है, बट यहाँ पे देन आफ्टर दैट यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे रिएक्टेंट साइड, यहाँ पे जब हम करेंगे ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3Fe प्लस H2O, कितना H2O, 4H2O विच इज 6 प्लस O4, तो ये चीज़ हमारा इतना तो बैलेंस हो गया बस। बट हमारा जो H2 रहेगा, मीन्स ये जो रहेगा यहाँ पे कितना हो गया हमारा, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, कितना हो गया, यस 4 2 8 हो गया, और यहाँ पे 2 रहेगा, तो फिर हम इसको इधर साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मीन्स 3Fe प्लस H2O 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। बैलेंस और केमिकल इक्वेशन जो प्रोसेस है मैं इसको अलग से समझाऊंगी। आई नो इसमें ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आया, बट मैं इसे अलग से समझाऊंगी विद लॉट ऑफ एग्जाम्पल, जिससे आप अच्छे से समझ जाओ एंड आप अच्छे से लिख सको। एंड या स्टेप 7 भी है यहाँ पे, जिसमें हमें क्या शो करना है कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होता है, यू ऑल नो दैट फिजिकल स्टेट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। एक्वस इज वन मोर विच इज एडेड ऑन दैट, एडेड इन दिस चैप्टर। सो एक्वस क्या होता है, व्हाट इज एक्वस। सो आप डिफाइन, अगर किसी ने बोला कि डिफाइन करो दैट व्हाट इज एक्वस, तो यू कैन से दैट इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। मतलब ये एक सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। सॉल्यूशन प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, इस सॉल्यूशन और सॉल्वेंट से मिलके बनता है हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है हमारा सॉल्यूशन। मैं क्या बोल रही हूँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट में क्या, अगर वाटर होगा तो क्या हो जाएगा हमारा ये एक्वस। तो वहाँ पे जैसे कि Fe क्या है, आयरन, यू ऑल नो दैट इट इज़ अ सॉलिड, तो यहाँ पे हम S क्या करेंगे, सॉलिड के शो कर देंगे। इन दिस ऑल इट इज़ गिवन दैट कि मतलब हमें फिजिकल स्टेट कितनी है उसकी। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, मीन्स क्या इक्वेशन जो है हमें बताती है कि फिजिकल स्टेट के बारे में बताती है ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के साइड या रिएक्टेंट के साइड हमें क्या जो हमारी फिजिकल स्टेट है वो इक्वेशन जो है हमारी वो फिजिकल स्टेट के बारे में बताती है। तो नहीं, बिना लिखे तो कोई इन्फॉर्मेशन गेन नहीं होती है, तो इसलिए हम लिखते हैं फाइन। और जो कि हमारा गैस है उसको जी से हम शो करेंगे, लिक्विड को L से, एक्वस को AQ से एंड सॉलिड को S से शो करेंगे, जो कि यहाँ पे हो चुका है। एंड नाउ इट्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे कई सारे और एग्जांपल्स दिए गए हैं, बट यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है विच इज़, यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ फिर से, यहाँ से पढ़ती हूँ। नोट दैट द सिंबल G इज़ यूज्ड विद H2O टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। H2O में हम क्या करेंगे, G का सिंबल मतलब G जो रहेगा हमारा गैस जो रहेगा वो H2O में फिजिकल स्टेट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हम शो करेंगे कि वाटर किसके फॉर्म में है, हमारा स्टीम के फॉर्म में है। फाइन, यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट concluded in a chemical equation unless it is necessary
टू स्पेसिफाई दम। फाइन। जो हमारा फिजिकल स्टेट है वो इंक्लूड नहीं करता है इन अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में इंक्लूड नहीं होता है अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई दम। समटाइम जब हम कभी कभार जब हम रिएक्शन जो होता है द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट को हम पढ़ेंगे अपने किससे पढ़ेंगे, या अपने बायोलॉजी में एक टॉपिक है कैटलिस्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे कैटलिस्ट क्या होता है। बायोलॉजी में कैटलिस्ट दिया गया है, या यहाँ पे हम शो करेंगे कि मतलब टेम्परेचर क्या है या फिर प्रेशर क्या है, कैटलिस्ट क्या है, एटसेट्रा। फॉर द रिएक्शन एंड इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो द एरो द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ CO क्या है, हमारा गैस है। CO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी CO क्या बोले, कार्बन डाइऑक्साइड। CO जो है हमारा गैस है। 2H2 क्या है हमारा, गैस है ये भी। और यहाँ पे 340 एटम्स का प्रेशर है, और ये क्या है, बन गया हमारा CH3 प्लस OH, मतलब गैस मिला के बना रहे हैं हमारा लिक्विड। एंड यही दिया गया है यहाँ पे कि मतलब कोई भी जो भी वहाँ पे लग रहा है, प्रेशर लग रहा है या फिर कोई भी टेम्परेचर यूज़ हो रहा है, उसको हमको जो एरो है उसके ऊपर या नीचे लिखना है। जैसे हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में नहीं, बायोलॉजी में हमने पढ़ा है कि चैप्टर 1 में ये इक्वेशन दी गई है फोटोसिंथेसिस के लिए। पहले CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल, C6H12O6 अपॉन प्लस H2O2 था। तो बट यहाँ पे क्या हो गया, हमारा बैलेंस करने के लिए क्या हो गया, ये बन गया हमारा केमिकल इक्वेशन क्या, 6CO2 बैलेंस उस टाइम जब था कि CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2, तब हमारा बैलेंस नहीं था। जब बैलेंस किया तो क्या आया हमारा 6CO2 जो कि एक्वस है प्लस 12H2O जो कि लिक्विड है, और सनलाइट और क्लोरोफिल की यूज़ से, मतलब एज यू नो दैट कि सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज़ होता है ना फोटोसिंथेसिस में, सेम एज। तो C6H12O6 बना रहा है जो कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है। तो 6O2 मतलब 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स या आइटम्स या एलिमेंट्स, और 6H2O ये बैलेंस्ड हो गया। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारा ये केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। यूजिंग दिस स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट ईयरलियर। तो सिंपली आपने यहाँ से अगर अच्छे से समझ लिया सो इट्स वेरी गुड एंड इट्स वेरी फाइन। बट अगर आपने यहाँ से नहीं समझा तो मैं अपना एक वीडियो और अपलोड कर रही हूँ इस पर, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, क्योंकि मुझे यहाँ NCERT बताना था। तो NCERT में पूरा स्टेप दिया गया है। सो यू डो नॉट have to write the following steps and then you can do this. So it takes a lot of time and you can डू इट वेरी सिंपली यार, मतलब इतना भी फास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत जल्दी से कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब मी यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।